हेलो दोस्तों। आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि 2024 की जो प्री आई थी, उस प्री में आपने देखा होगा, फिर से मैंने हर बार पिछली बार से भी हमारा एक बैच चला था और हमने बार बार कहा कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिन लोगों ने इसको फॉलो किया उनको सफलताएं मिली। जिन लोगों ने थोड़ा सा फॉलो किया बट ढंग से नहीं किया, उनको थोड़ी सी चीज़ों को चैलेंजेस फेस करनी पड़ी। लेकिन एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से हमारे द्वारा यहाँ करवाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आपने देखा हो कि एनसीईआरटी में किस तरीके से एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट है। अभी आपको कुछ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक यहाँ पर दिया गया है, उस पर लगातार आपको चीजें बताई जा रही है, पीडीएफ भी शेयर किया जा रहा है और क्लिप भी शेयर की जा रही है, ताकि आप समझें कि किस तरीके से प्री में एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और ज्यादा समय नहीं देना है उसमें। एक बार चीजें हमें बताई गई है, उसको देखना है। फिर इसके बाद मेंस में भी इनको यूज करना है बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से। आप इनको मेंस में यूज कर सकते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल कहाँ जरूरत पड़ जाए, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। इसलिए बेसिक के लिए आपको एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए, उनके नोट्स बनाने चाहिए, फिर उनको रिवीजन करना चाहिए। एनसीईआरटी चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस की एग्जाम दे रहे हो, या एनी अदर एग्जाम जहां पर जीएस आती है, एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली तो आपकी जीएस कवर हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। सारी एनसीईआरटी को यहाँ कवर किया जा रहा है, जिसमें अभी आपके सामने हम ज्योग्राफी की जो क्लास 7th की एनसीईआरटी है उसको डिस्कशन करेंगे और देखना कि कैसे इस एनसीईआरटी को पढ़ा जाता है, किस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलेगी, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और इसके अलावा बहुत सारी पीडीएफ वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़े हुए हैं, आप वहां भी देख सकते हैं। सबसे बड़ी खास बात हमारी इस सीरीज की है कि हम नोट्स को बाद में प्रोवाइड करवाते हैं, हम किताब में से आपको पढ़ाते हैं। नोट्स हमने बना रखी, आपको शेयर कर देंगे, हेल्प कर देंगे आपकी, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं किताब। तो ये किताब से चीजें आपको समझ में आएगी कि जो चीजें हम बता रहे हैं उस किताब में किस रेफरेंस में प्रयोग की गई है और किस जगह उनका यूज किया गया है। इसीलिए प्लीज आप इस वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें और एनसीईआरटी के लिए हमसे जरूर जुड़ें, जिसकी सारी डिटेल आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। आप सभी प्लीज इस पे बने रहें। अब आप देखते हैं एनसीईआरटी को सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करते हैं। जैसे क्लास 7 की एक एनसीईआरटी मैं आपके सामने यहाँ पर खोल के देख रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। सबसे पहले आपको देखो, मैंने एक चीज तो बता रखी, सबसे पहले पीवाईक्यू और सिलेबस तो आपको याद होना चाहिए, तब इनका मैथ है। पीवाईक्यू और सिलेबस अगर आपको याद है तो आप पता लगा लेंगे मेरे कौन से सिलेबस का पार्ट। जैसे मैं आप सिंपल से बता रहा हूँ, मुझे पता है इसलिए। जैसे ये है पर्यावरण। पर्यावरण दो जगह से काम आएगा, प्री में काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा। मेंस में काम जीएस 3 और प्री में 15 से लेकर के 18 क्वेश्चन एनवायरमेंट से आते हैं। तो वो यहीं से आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है पृथ्वी, हमारे पृथ्वी के अंदर यानी कि आंतरिक स्थिति, ये आती है ज्योग्राफी में, प्री और मेंस में। पृथ्वी का स्ट्रक्चर ये भी ज्योग्राफी का पार्ट है। वायु ज्योग्राफी, जल, जल दो जगह काम आता है, एक तो आपदा प्रबंधन में, एक कृषि में, और एक आपका ज्योग्राफी में। ठीक है ना, इन दोनों जगह जल भी आपको बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, इसी प्रकार प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, ये भी आपके ज्योग्राफी का पार्ट है। फिर ये ह्यूमन ज्योग्राफी में आ गया। ये रेगिस्तान, ये आपका रेगिस्तान आपका बेसिकली एनवायरमेंट में भी आता है, ज्योग्राफी में भी आता है। तो ये ज्योग्राफी एनवायरमेंट एकदम से मिक्स टाइप में हो जाते हैं, जिनके क्वेश्चन प्री और मेंस में लगातार पढ़ रहे हैं। जीएस फर्स्ट में बैक टू बैक ज्योग्राफी से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, और उसका कारण आपने देखा होगा, जीएस फर्स्ट में जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं उसका कारण क्लाइमेट से जुड़े हुए क्वेश्चन, ये आपदा या पर्यावरण से जुड़े हुए क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, तो हमें वो सारी चीजें जाननी है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपके आते हैं, प्री में भी सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं, एक सिंपल सा चैप्टर लेते हैं आप सबसे पहले। देखो, यह एक पर्यावरण के बारे में आपको पूरी जानकारी, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जमा हो जाएगी पर्यावरण आखिर तक होता है। तो पर्यावरण के बारे में आपको जानना है। पर्या यानी चारों ओर, मतलब पर्या मतलब हमारे वो जो इसके एनवायरमेंट को डिसाइड किया गया है, पर्यावरण मतलब हमारा चारों ओर की चीज है। अब चारों ओर हमारा भौतिक पर्यावरण भी हो सकता है, प्राकृतिक पर्यावरण भी हो सकता है, मानव निर्मित पर्यावरण भी हो सकता है। जो आपकी चीज चारों ओर दिखाई देती है वो सारा आपका क्या, एक एनवायरमेंट, उस एनवायरमेंट की। जैसे एक सिंपल सी कहानी इसमें बताई गई है कि एक सिंपल सी कहानी, आप इसे जस्ट गो थ्रू हो सकते हैं कि एक बच्चा लंबी छुट्टियों में स्कूल जाता है और तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। मैदान में खेल के लिए वहां भी जाता है, लोगों ने बताया कि अब फ्लैटें बन रहे हैं, इमारत बन रही है, फिर मुलायम घास गेंद, ये सारी चीजें उसको देख जो नष्ट है वो हो रही है। तो एक स्टोरी दिखाई गई है इसमें कि कैसे मानव के द्वारा पर्यावरण को नष्ट किया जाए, वो सारी चीजें इसमें बताई गई। ठीक है,
तो पर्यावरण में सारी चीज आती है, पर्यावरण जैविक बायोजैविक सभी घटक इसमें आते हैं। जैसे पर्यावरण, तो पर्यावरण में सबसे पहले ये घटक देखो। तो पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक की अगर मैं बात करूं तो एक है प्राकृतिक घटक, एक है मानव घटक, और एक है मानव निर्मित घटक। एक मानव घटक और एक मानव निर्मित। अब देखो, ये मानव निर्मित है, ये भी निर्जीव है। ये जो मानव के हैं ये सारी एक्टिविटी है सजीव है। और ये आपको पता है बायोटिक और एबायोटिक, ये जीव और निर्जीव दोनों है इसमें। अब इसमें आपने देखा होगा, इसमें तीन मंडल है प्राकृतिक में, जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल। ये तीनों जो आपके भौतिक कारक है, इन्हीं भौतिक कारकों से जैविक कारकों का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं जीव मंडल। जहां पर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, कि जहां पर तीनों घटक एक साथ मिलेंगे वहीं जीवन संभव है। इसलिए पृथ्वी ही एकमात्र वह ग्रह है जहां पर ये तीनों घटक पाए जाते हैं। वायुमंडल भी होता है, जलमंडल भी है यहाँ पर, और स्थलमंडल भी है, इसलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। और इन सभी को बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर। जिसमें क्या हो गया, जल हो गया, तापमान हो गया, बरसात हो गई, मृदा हो गई, सब ये क्या है, मृदा मतलब स्थलमंडल में से आ गई, बरसात वायुमंडल में से आ गई, जल जलमंडल में से आ गई। इन्हीं से मिलकर के मुख्य रूप से क्या बनता है हमारा शरीर, ये बन। दूसरा, अगर मानव निर्मित, मानव मानव एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक परिवार, एक समुदाय, एक धर्म, मतलब एक व्यक्तियों का समूह, परिवारों का समूह, एक विशेष धर्म आस्था वाले लोगों का समूह, एक विशेष शिक्षा में मतलब एजुकेशन लेने वाले लोगों का समूह, एक विशेष इकोनॉमिक एक्टिविटीज जुड़े हुए इकोनॉमिक ग्रुप का समूह, एक विशेष पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रखने वाले जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रखते हैं उनका राजनीतिक। तो ये क्या है, मानव निर्मित, मानव मानव जिसमें ह्यूमन है, और एक ह्यूमन के द्वारा अपनी सुविधा के लिए बनाई गई चीजें वो मानव निर्मित है। जैसे आप देखा होगा इंडस्ट्री लगाते हैं हम, सड़क, पुल, पार्क, ये सारी चीजें हम जो लगाते हैं इनको बोलते हैं मानव निर्मित। तो पर्यावरण बेसिकली, अगर इस पूरी चीज से क्या है, पर्यावरण बेसिकली हमारे चारों ओर का आवरण है, जो मानव निर्मित भी हो सकता है, जो प्राकृतिक भी हो सकता है, और जो खुद मानव के द्वारा निर्मित। तो इसीलिए बोला जाता है ये हमारे प्राकृतिक आवास है, इसलिए कभी नष्ट कर देते हैं। इसलिए ऊपर की बात से हम समझ पाए, किसी भी जीवित जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण। क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। और इस पर्यावरण के दो महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं, एक तो जीवीय और एक अजीवीय। इनको बोलते हैं बायोटिक इंग्लिश में, इसको बोलते हैं अबायोटिक। यानी कि जिनमें कहीं ना कहीं जीव पाया जाता है, जो विकास और वृद्धि करते हैं, और जिनमें जीव नहीं पाया जाता उनको बोलते हैं अजीवी, जिसमें आपका स्थलमंडल, जलमंडल। तो एक समझे कि डेफिनेशन, कि हमारे चारों ओर के आवरण, किसी व्यक्ति के, किसी जीवित प्राणी के चारों ओर का आवरण, जिसमें व्यक्ति भी हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, प्रकृति यानी वन, जीव जंतु, कुछ भी हो सकता है, उसे हम बोलते हैं। अब इसमें इस प्राकृतिक आवरण दो महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं आपके पास। यानी कि पर्यावरण में अगर मैं बात करूं दोस्तों, इस पर्यावरण की दो चीजें हैं। एक होता है जैविक, अजैविक। जैविक में कौन कौन से हो सकते हैं, पशु, जीव और मानव। और अजैविक में कौन कौन से हो सकते हैं, तापमान, वर्षा, सूर्य, ऊर्जा, ये सभी क्या है, अजैविक। तो प्रकृति में ये सारे, और ये आपस में क्रिया करते हैं और एक नई रचना का निर्माण करते हैं, इसे बोलते हैं मानव। तो बेसिकली मान प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण दोनों अलग अलग। प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब जैविक और अजैविक घटक क्रिया करके निर्मित करना, और मानव द्वारा निर्मित किया गया पर्यावरण मानव। इसलिए एनवायरमेंट की अगर बात करूं तो फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है पड़ोस, यानी कि हमारे चारों ओर पड़ोस में जो चीजें हैं उसे बोला जाता है एनवायरमेंट। तो एक चीज समझे, सिंपल सी, यहाँ इतना समझना है एनवायरमेंट क्या है, इसकी एक लाइन परिभाषा लिख के इसको खत्म करना है बस। और ये चीज अब आपको जब भी पर्यावरण पढ़ोगे, बायोटिक फैक्टरों को, एबायोटिक फैक्टरों को, या पर्यावरण की समस्या पढ़ोगे तो बायोटिक फैक्टरों में या एबायोटिक फैक्टरों में। अब बायोटिक फैक्टरों में क्या हो सकता है, या तो जीवों को समस्या हो सकती है, या मानव को समस्या हो सकती है, या वनस्पतियों को समस्या हो सकती है। एबायोटिक फैक्टर में क्या हो सकता है, या तापमान में दिक्कत आएगी, या जल में दिक्कत आएगी, या बरसात में ज्यादा आ जाएगी, या सूखा पड़ जाएगा। इनमें डिस्टर्बेंस पर्यावरण प्रदूषण कर देते हैं।
अब सबसे पहले प्राकृतिक पर्यावरण, यानी कि जो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है, जिसमें भूमि, जल, इसमें वजह कुल मिला के हम तीन चीजें, भूमि, जल, वायु, समाई, और इसको बेसिकली स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, ये चारों मिलकर के बनते हैं, इनको बोलते हैं हम बेसिकली क्या, प्राकृतिक पर्यावरण। अब सबसे पहले स्थलमंडल, इसके बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। स्थलमंडल क्या है, एक तो कठोर भूप्रकृति, एक कठोर है भूप्रकृति है। दूसरा, ये चट्टान और खनिजों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर मुख्य रूप से पहाड़, पर्वत ये सभी पाए जाते हैं, और महाद्वीप और महासागर इसी में बढ़ते हैं, तो ये कहा जाता है स्थलमंडल। दूसरा, स्थल मंडल ही क्षेत्र जहां पर बहुत वन, कृषि, मानव, ये सारी चीजें यहाँ पर निर्मित होती है। स्थल मंडल सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जहां पर जीवन स्टार्ट, ठीक है। इसके बाद जल, जो हमारे चारों ओर जहां जहां पर जल है, चाहे वो नदी हो, झील हो, समुद्र हो या महासागर हो, इनको बोलते हैं जल मंडल। अब आपने देखा होगा, और पृथ्वी के चारों ओर ऊपर का वो एरिया होता है जहां पर वायु निर्मित होती है, उन्हें बोलते हैं वायु। और वायुमंडल निर्मित होने का सबसे बड़ा कारण से पूछा जाए, ये पॉइंट याद रखना, वायुमंडल जो हमारे चारों ओर बने रहना है, इसका मेन कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। ये पूछा गया सवाल कि पृथ्वी पर वायुमंडल का बने होने का या वायुमंडल की सघनता जो पाई जाती है, उसका मेन कारण क्या है, तो पृथ्वी का मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण बल उसका सबसे मेन कारण है। इसके अलावा इस वायुमंडल में ही ओजोन परत होती है, जो हमारी सुरक्षा करती है, ठीक है। अब वायुमंडल भी कई चीजों से मिलकर बना होता है, गैस भी होता है इसमें, द्रव भी होता है और ठोस भी होता है। गैस में आपने देखो जलवायु, गैस में क्या क्या होता है आपका, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, ये विभिन्न प्रकार की गैस पाई जाती है। द्रव में क्या पाया जाता है, बेसिकली जलवाष्प, जलवाष्प आपने देखा होगा बादलों में या विभिन्न प्रकार की चीजों में। और ठोस में मुख्य रूप से कुछ कण पाए जाते हैं, धूल के कण, ये कण होते हैं, वो पाए जाते हैं, ठीक है। पादप, अब इसके अलावा जो पादप एवं जीव जहां पर जीवन संभव होता है, उसे हम जैव मंडल, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं तो ये वाला क्षेत्र, ये मान लो स्थल मंडल है, ये मान लो जल मंडल है, और ये मान लो मुख्य रूप से वायुमंडल है। इन चीज तीनों से जो मिलकर बना होता है, वो जहां पर तीनों चीजें पाई जाती है वहां पर जैव, यानी जैव मंडल जहां जीवन संभव है। तो जीवन संभव है, और ये पृथ्वी पर बहुत कम क्षेत्र होगा, क्योंकि पूरी पृथ्वी है। और पूरी पृथ्वी पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर केवल जल ही जल पाया जाता है, तो जीवन संभव नहीं। कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर स्थल स्थल पाया जाता है, तो भी जीवन संभव नहीं। जैसे आर्कटिक जैसे अंटार्कटिका, वहां पर स्थल क्षेत्र है, बर्फ वाला क्षेत्र है, वहां पर जीवन संभव नहीं है। ग्रीनलैंड है, वहां पर जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि इस पूरी पृथ्वी पर एक छोटा सा पहाड़ जब तीनों चीजें पाई जाती है, वही जीवन संभव, ठीक है। तो अब तक आपने क्या सोचा, पर्यावरण क्या है, जैवमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल, ये पांच की टर्म आपको यहां तक याद हो जाने चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं, वायुमंडल, सॉरी सबसे पहले पर्यावरण, हमारे चारों ओर का आवरण। अब चारों ओर का आवरण भौतिक आवरण हो सकता है, मानव निर्मित आवरण भी हो सकता है, और प्राकृतिक आवरण भी हो सकता है। यानी हमारे चारों ओर के आवरण को, जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, वस्तुएं, ये सारी चीजें पाई जाती है, उसे बोलते हैं पर्यावरण। अब इसमें जलमंडल भी होता है जहां पर जल पाया जाता है, नदी और झीलों में। वायुमंडल भी होता है जहां पर वायु में गैस, द्रव सब पाई जाती है। उसका निर्मित होने का कारण है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही निर्मित होती है। तो ये आपको दो दो तीन चार चीजें हैं, सारी ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला आता है आपका इकोसिस्टम। ध्यान रखना, इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट दोनों अलग अलग चीज। इकोसिस्टम में क्रियाएं होती है, एनवायरनमेंट चारों ओर का चीज दिखाई देती है। तो इकोसिस्टम क्या है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रियाएं करते हैं, जिसमें वो निवास करते हैं और ऊर्जा का निर्माण करके उसको ट्रांसफर करते हैं, उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। पर्यावरण में क्या होता है, रहते हैं, क्रिया नहीं करते, जैविक कारक, अजैविक कारक। अब कई बार जैविक पर्यावरण हो सकता है, कई बार अजैविक पर्यावरण हो सकता है, लेकिन इकोसिस्टम, वह इकोसिस्टम कहाँ संभव होगा, जैव मंडल। कहाँ संभव होगा, जैव मंडल में। क्यों संभव होगा, क्योंकि यहाँ पर जीव पाए जाएंगे, इसलिए जैव मंडल जहां पर जीव पाए जाएंगे वहीं पर इकोसिस्टम होगा। तो इकोसिस्टम में बायोटिक फैक्टर
और नॉन वाइटिक फैक्टर दोनों आपस में क्रिया करते हैं, यानी कि वह तंत्र जहां समस्त जीव आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके मुख्य रूप से ऊर्जा का निर्माण करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं, उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। ये बात याद रखना। जैसे इसमें बताया गया है, रवि कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जैन से आशा से कहा कि कितनी मूसलाधार बरसात होती है, और इसमें मुझे केरल याद आ गया, तो मैं आकर देखना चाहिए कि वहाँ कैसी नारियल खेत है। तभी जैसलमेर में आज यहाँ बरसात होती ही नहीं है। हम दूर दराज केवल कीकर की मतलब अलग अलग पर्यावरण का इकोसिस्टम की बात कर रहा है। एक और इकोसिस्टम में जहाँ बरसात बहुत ज्यादा होती है, एक और इकोसिस्टम इकोसिस्टम मतलब एक क्षेत्र विशेष का जहाँ पर बायोटेक कारक क्रिया करते हैं और क्रिया करके मुख्य रूप से ऊर्जा का निर्माण करते हैं, उसे बोला जाता है हम इकोसिस्टम। नहीं, पूरा इकोसिस्टम की बात देखो। इकोसिस्टम मतलब जिसमें जीवन क्रियाएं होती है ना। अगला देखो, प्रत्येक 5 जून को आप सभी जानते हैं पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये पूरी तो दो चीज समझ, इकोसिस्टम को समझ गए, बस वही समझना है। इसके बाद जस्ट गो थ्रू ऑफ दिस इकोसिस्टम को समझ गए। अब आता है मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण का मतलब मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करके अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको बदल देता है और उसका निर्माण कर देता है, उसे बोलते हैं मानव पर्यावरण। जैसे प्रारंभिक युग को प्रकृति का रूप बना लिया, जीवन सरल बना दिया, आसपास की आवश्यकता की चीजें बना ली, है ना। और मानव के पर्यावरण का परस्पर क्रिया कई तरीके सीख लिए। यानी कि देखो, जो ये प्रकृति है, इसमें मानव ने अपना दिमाग लगाया और अपने अकॉर्डिंग चीजें बना ली, अपना एक नया पर्यावरण बना लिया, उसे बोलते हैं पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण। तो मानव पर्यावरण यानी कि मानव द्वारा अपने हितों के अनुरूप पर्यावरण का निर्माण। जिसमें फसल उगाना है, अब खेती करना, ये मानवीय पर्यावरण है। पशु चलाना, ये मानवीय पर्यावरण है। ठीक है ना। और वस्तु बने, वे पद्धति का विकास हो जिसके व्यापार वाणिज्य बढ़े, बड़े पैमाने पर चीजें। तो यहाँ पर दो चीज, एक चीज समझ में आई। यहाँ इतना समझना है सिर्फ कि मानवीय पर्यावरण क्या है। जो ये पूरा प्राकृतिक पर्यावरण है, इसमें मानव ने अपने अनुसार आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए और एक अपना कृत्रिम पर्यावरण का निर्माण किया, उसे बोला जाता है मानवीय पर्यावरण। ठीक है। इसके बाद वही कहानी देखो, इसमें कहानी के माध्यम से अगर आपको समझ में है कहानी कि वो मिजोरम की एक लड़की है नूरी, वह अक्सर अपने स्थान पर हरियाली की बात करती है, खेल के मैदान नष्ट होने की रवि उदासी देखकर नूरी ने अपनी छुट्टियां, तो बता रहा है कि कैसे एक जगह हरा भरा बहुत ज्यादा हरियाली है, बहुत अच्छी पेड़ पौधे जीव जंतु रह रहे थे। अचानक मानव आता है, एक फैक्ट्री लगाता है, पूरी उस हरियाली को काट देता है और अपनी फैक्ट्री बना करके बिल्डिंग बना लेता है, हॉस्पिटल बना लेता है, लेकिन वहां पर जो वनस्पति उसको नष्ट कर देता है। तो कैसे उसने प्राकृतिक पर्यावरण को अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज किया, और जब मानव इसी प्राकृतिक पर्यावरण को बहुत ज्यादा चेंज करता है, तो इससे ही पर्यावरण डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो पहले चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं था, मेरा यहाँ सिखाने का उद्देश्य था। पहले चैप्टर में 5 कीवर्ड आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। पर्यावरण क्या है, जैव मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल और इकोसिस्टम और मानव पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण, ये पढ़ना है। और इसका फिर एग्जाम्पल देखो वर्तमान में कैसे घटित हो रही है। चारों ओर दिख जाए, मान लो कोई पेड़ कटे हुए अखबार में खबर आ रही है, इसका मतलब मानव निर्मित पर्यावरण। ऐसे कनेक्ट करो, अपने आप चीजें आपको लंबे समय तक याद। यही चीज इसमें बताई गई। इसके बाद ये तो आपने देखा है पृथ्वी के ऊपर वाला भाग। अब आता है पृथ्वी के आंतरिक वाला भाग, जिसको अगले वेब चैप्टर में, अगले वीडियो में इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा लंबा पढ़ेंगे इसमें। ये भी अच्छा है, और क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, आपके क्वेश्चन यहाँ से है। चलो इसको भी देख लेते हैं, ज्यादा बड़ी बात है इस चैप्टर को भी। अभी तक आपने देखा, अब थोड़ा सा हम पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को देखते हैं, थोड़ा बेसिक जानकारी कि पृथ्वी की आंतरिक स्थिति कैसे। अब आप सभी जानते हैं हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, जिसमें ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम ऐसे ये मैंने काट के इसको ऐसे काटा या रख कर लिया और ऐसे बना दिया, देखो ऐसे। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। इसमें जो ये क्षेत्र आपको दिख रहा है, ऊपर ऊपर होती है इसको बोलते हैं परपड़। दूसरी होती है बीच वाला जो एरिया होता है, इसको बोलेंगे हम मेंटर। और नीचे एरिया होता है, इसको बोलते हैं core।
इनको भी फिर दो भागों में बांटा जाता है, इसको ऊपरी ऊपरी, इसको अपर, इसको लोअर। इसी प्रकार मेंटल को अपर मेंटल, लोअर मेंटल। इसी प्रकार कोर को, इसको आउटर कोर और इसको इनर कोर। इस तरीके से इसको एक तरह से बांटा जाता है। और इसकी जो गहराई मानी जाती है लगभग 6371 किलोमीटर। इस 6371 किलोमीटर में अगर हम इसको निकाल के देखें तो ऊपर वाली जो ऊपरटी है ये कठोर है, उस अवस्था में है। और इसकी ऊंचाई अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली ये मुख्य रूप से 35 किलोमीटर क्षेत्र पाई जाती है महाद्वीपों में, इसकी ऊंचाई, क्योंकि महाद्वीपों में ऊंचा होता है इसलिए। तो महाद्वीपों में भूपट्टी की ऊंचाई 35 किलोमीटर और महासागर में 5 किलोमीटर तक भूपट्टी पाई जाती है। ठीक है ना? और इसलिए तो पृथ्वी आंतरिक संरचना में सबसे पहले हम देखते हैं तो भूपट्टी सबसे पहले आती है। महाद्वीपीय संरचना में सिलिका और एल्यूमिनियम, इस भूपट्टी में एक खास बात और होती है कि इसमें सिलिका की और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसे हम CIAL शॉर्ट में बोलते हैं CR, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम ज्यादा होता है। और महासागर की जो भूपट्टी होती है उसमें सिलिका और मैग्नीशियम ज्यादा होता है। ध्यान रखना, भूपट्टी के दो भाग है, एक है महाद्वीपीय वाला भाग जिसकी ऊंचाई मतलब गहराई 45-35 किलोमीटर होती है, एक है महासागरीय भाग जिसकी गहराई लगभग 5 किलोमीटर होती है। महाद्वीपीय वाला भाग जो आपने देखते वो ऊंचा होता है और वहां पर सिलिका बहुत ज्यादा पाई जाती है, सिलिका और मैग्नीशियम ये पाई जाती है, सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है इसलिए इसको बोलते हैं सीआर। और जो महासागर वाला क्षेत्र है उसमें सिलिका के साथ मैग्नीशियम पाया जाता है इसलिए उसको बोलते हैं सी। ठीक है, तो दो चीजें, भूपट्टी की आपने चीज करी कि भूपट्टी है वो लगभग कितने किलोमीटर पाया था, 35 किलोमीटर तक पाई जाती है। भूपट्टी के नीचे आता है मेंटल दोस्तों। तो जो मैंने आपको बताया ये मेंटल बीच वाला भाग ये पाया था 2900 किलोमीटर तक लगभग। ये भूपट्टी में नॉर्मली भूपट्टी को हम कई बार 35 लेते कई बार 50 लेते हैं, लेकिन 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है मेंटल और लगभग 7100 किलोमीटर 63 से 71 किलोमीटर पाई जाती है कोर। तो ये मेंटल है, मेंटल थोड़ा गहरा होता है, ये सबसे आंतरिक परत क्रोड है। और इसकी त्रिज्या अगर पृथ्वी की त्रिज्या बात करें तो लगभग 3500 किलोमीटर है। अर्थात मेंटल वाले क्षेत्र जो आपका कोर है, कोर सबसे नीचे है, वहां पर दो तत्व पाए जाते हैं, नीफे और फेरन, जैसे बोलते हैं निकेल और फेरन। तो अगर हम पृथ्वी को एक सिंपल सी चीजों में मैंने बांटा तो तीन चीजों में बांटा उसको, मेंटल, भूपट्टी और कोर। ये लगभग मुख्य रूप से स्थलीय क्षेत्र कठोर है। और ये मृदा निर्माण में काम आता है, ये जीवन को संभव बनाता है, पेड़ पौधे वनस्पति को उत्पादन। और इसी भूपट्टी में लगभग ये 35 किलोमीटर तक पाई जाती है महाद्वीपीय क्षेत्रों में, 5 किलोमीटर वहां से मेंटल 2900 किलोमीटर तक और कोर 6371 किलोमीटर तक। कोर मतलब कोर की अगर मैं बात करूँ तो कोर दोस्तों एक तरह से लिक्विड फॉर्म में ज्यादा होता है, तो जहां पर निकेल और फेरन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है इसलिए इसको बोलते हैं कोर वाले क्षेत्र को नीफ। ठीक है, अब दो तीन चीजें फैक्चुअल देखो यहाँ। देखो, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ पर, दक्षिण में। 4 किलोमीटर तक हम गहराई तक पहुंच गए कहान में, माइनिंग के माध्यम से 4 किलोमीटर पहुंच गए। तेल सबसे गहरा 6 किलोमीटर गहराई पर खोदा जा चुका है, 6 किलोमीटर तक हम तेल में जा चुके हैं, लेकिन इससे ज्यादा तो हम नहीं जा पाएंगे। और पृथ्वी के केंद्र से लेकर के नीचे तक की गहराई लगभग लगभग 6000 किलोमीटर, लगभग 6371 किलोमीटर। यानी कि अगर पृथ्वी की आंतरिक चीजों की बात तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर अपनी कहानी सुना दिया बता, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मैं स्ट्रक्चर जाना कि एक भूपट्टी है, एक क्रोड है और एक है आपका मेंट। इनकी अपनी अपनी विशेषता है और डिटेल से विशेषता आगे पढ़ेंगे, लेकिन जानना है आपको कि क्या तीन चीजें हैं। और टोटल गहराई कितनी है लगभग अभी तक पता लगा 6371। और हम पहुंच कितने तक, डायरेक्ट हम कितने तक पहुंच सकते हैं, या तो खान पहुंच सकते हैं या गहराई कर सकते हैं कुछ भी। तो डायरेक्टली हम कितने तक पहुंच सकते हैं, लगभग लगभग 5 से 6 किलोमीटर। और सबसे गहरा हम अब तक एक ट्रेंच है जिसे बोलते हैं मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना का लगभग 11 किलोमीटर तक है, लेकिन उससे ज्यादा हम नहीं जा पा सकते। और जब तक हम नीचे जाएंगे नहीं तो उसका अध्ययन कैसे करें, ये एक बड़ा समस्या है जिसको हम आगे डिस्कस। तो पर एक क्वेश्चन यहाँ इसी समझिए। अगला आता है पृथ्वी के आयतन का 1% हिस्सा क्या है, भूपट्टी, 84% हिस्सा मेंटल और 15% हिस्सा क्रोड है। ये बात ध्यान रखना, यानी कि सबसे ज्यादा हिस्से पर क्या पाया जाता है, मेंटल। और पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर, यानी कि त्रिज्या मतलब जैसे ये पृथ्वी बताई थी आपने, तो ये मैंने आपको पृथ्वी बताई, ये वाला जो गहराई है इसकी ये कितनी है, 6371। तो इसलिए पृथ्वी की गहराई कितनी है, 6371, इसलिए बोलते हैं त्रिज्या 6371। ये सारा 6371 है ना, 63 की गहराई कितनी है, 6371।
अब आता है सेल या खनिज। अब देखिए इनको मैं बहुत अच्छी तरह हूँ, आप सही जानते हैं। अब भूपट्टी में अनेक प्रकार की सेल होती है। सेल क्या होता है? सेल बेसिकली भूपट्टी का भाग, जहां पर चट्टानों का टूटा हुआ भाग होता है, या जो चट्टाने भूपट्टी का जो कठोर भाग होता है उसे हम चट्टाने कहते हैं। तो पृथ्वी की परपटी या भूपट्टी, परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों का किसी प्राकृतिक पिंड को हम क्या कहते हैं? सेल, यानी पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं और उनका एक निश्चित आकार, एक निश्चित संगठन और निश्चित गठन होता है, उन्हें बोलते हैं सेल। सेल या चट्टान। तो समझ गए क्या है? चट्टान क्या होती है? चट्टान भूपट्टी का वह भाग होता है जो विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों को समाहित किए हुए होता है, और जिसका आकार, जिसका गठन और जिसका रंग एक जैसा होता है, उसे हम बोलते हैं सेल। सेल भी तीन प्रकार की होती है, एक होती है आग्नेय सेल दोस्तों, एक होती है अपसादी सेल, और एक होती है कायांतित सेल। अब इनको मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, आग्नेय, अपसादी, कायांतित सेल। ठीक है ना? इनको देखना यहाँ बताता हूँ, उसमें ऊपर पढ़ लेना। देखो देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों आग्नेय सेल। आग्नेय सेल का निर्माण ज्वालामुखी से होता है। किससे होता है दोस्तों? ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी कैसे बनता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ज्वालामुखी कैसे बनेगा? ज्वालामुखी बनेगा मैग्मा। और मैग्मा कैसे बनता है? जब टेम्परेचर, कोई चट्टान का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, ठीक है, प्रेशर हल्का सा कम हो, और ऊपर से जब उसमें पानी पड़े, तो नीचे चट्टाने क्या हो जाएंगी? पिघल जाएंगी। जब चट्टाने पिघल जाएंगी, तो पिघलने के बाद उसमें ऊर्जा बाहर निकलेगी, तो एक विस्फोट होगा, और विस्फोट होकर के ये बाहर, चट्टान बाहर निकल करके लावा के रूप में आकर के जमा हो जाएगी। तो लावा से निर्मित ये चट्टाने निर्मित हो जाएंगी, इन्हें बोलेंगे हम आग्नेय चट्टाने या प्राथमिक चट्टाने। और दूसरा, इनको ही बोलते हैं हम ज्वाला ज्वालामुखी निर्मित चट्टान। लेकिन एक चीज, जब ये चट्टाने बाहर निकल के आती है तो बाहर अगर अलग आकृति बनाएंगी, लेकिन चट्टाने जहां से मैग्मा निकाल के लाके पृथ्वी के, भाई लावा या मैग्मा बना होगा तो जगह तो खाली हुई होगी, तो वहां भी चट्टानों का एक आकार बोलता है, जिसे बोलते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टान। तो पहली बात, आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी रिएक्टर से। कैसे? कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, पानी गिरेगा, चट्टान पिघलेगी, पिघल के ज्वालामुखी के रूप में बाहर आएगी, उससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण। और आग्नेय चट्टानें, चूंकि आपने देखोगे बाहर आके जमती, अब चूंकि बाहर आके चमकी, सबसे पहले लावा आया ऐसे, फिर दोबारा लावा आया ऐसे, तो ये जमने का, ये इनको बोलते हैं रवे। अगर मान लो किसी चीज का तापमान बहुत ज्यादा है तो दूर तक फैलेगा, अगर वो पतला है, अगर लावा पतला है दूर तक फैलेगा, तो चौड़ी चट्टान बनेगी। अगर लावा गाढ़ा है तो उसमें कम फैलेगा, तो आपका रवा छोटा बनेगा। रवा मतलब आकार। इसमें रवे बनते हैं। क्या बनते हैं? रवे बनते हैं। एक बार लावा आया फिर ऐसे बन गया, फिर दो बार लावा आया ऐसे बन गया, ऐसे रवे बनते हैं। अगर मान ले बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो कम फैलेगा, अगर बहुत ज्यादा लिक्विड है तो ज्यादा फैलेगा। तो इसलिए लावे में, अगर लावे का पतलापन और गाढ़ापन चट्टानों के आकार को निर्धारित करता है। और लावा पतला गाढ़ा किससे होता है दोस्तों? सिलिका से। अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो गाढ़ा होगा, विस्फोट ज्यादा होगा, और गाढ़ा होगा तो शीतलन बहुत जल्दी होगा, और अगर पतला है तो शीतलन कम होगा। तो सिलिका की मात्रा उसको ज्यादा प्रभावित करके शीतलन होगी। तो अब वही चीज आपको देखने दें। फिर इसके बाद आती है आपकी कायांत्र चट्टान। जैसे मान लो ये आग्नेय चट्टान थी, अब मान लो इस आग्नेय चट्टानों का अपरदन, पहले ये चट्टान टूट गई, मान लो टूटने के लिए जैविक कारक हो सकता है, रासायनिक कारक हो सकता है, भौतिक कारक। भौतिक कैसे? तापमान की वजह से टूट गई हो। जैविक कारक किसी जीव जंतु की वजह से टूट गई हो। और रासायनिक कारक कैसे? जल की वजह से टूट गई हो। तो मान लो टूट गई, टूटने के बाद मान लो ये ऊंचा वाला क्षेत्र है, नीचे वाला क्षेत्र है। अब ये सबसे पहले चट्टान थी, टूटी, टूटने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम अपक्ष। अपक्ष वह प्रक्रिया होता है जिसमें कोई चट्टाने टूटती, विभिन्न भौतिक कारक, रासायनिक कारक और जैविक कारक की वजह से टूट, अपक्ष हुआ। टूटने के बाद इसको बहाकर ले जाते हैं। अब जल भी बहाकर ले जा सकता है, अब इसके बाद वायु बहाकर ले जाती है, बहाकर जाएगा, बहकर के जाएगा, तो बहने की प्रक्रिया को बोलते हैं अपर्दन। अपर्दन जल से भी हो सकता है, हिम से भी हो सकता है, और वायु से। अब हमको पता है बहने के बाद ये कहाँ जाके गिरेगा? ये नीचे वाले क्षेत्र में गिरेगा, तो यहाँ आकर जम गए, इसको बोलेंगे हम निक्षल। तो अपर्दन, अपक्ष, नक्षलन किस में होता है? कायांत चट्टान में। अब एक बार टूट गई फिर जम गई, फिर दोबारा टूटी फिर जम गई, फिर दोबारा टूटी फिर जम गई, तो क्या बनती है इसमें? परत बनती है। तो इसलिए कैसी होती है? परतदार चट्टान। कैसी होती है? परतदार। और दूसरी बात, जब ये टूटी है तो यहाँ पर जीव जंतुओं को भी बहा करके लेके आई हुई, इसलिए यहाँ पर क्या पाया जाता है?
इसमें जीवाश्म बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और आग्नेय चट्टानें चूंकि नीचे से आती है तो खनिज संसाधनों को लेकर आती है, इसलिए आग्नेय चट्टानों में खनिज संसाधन ज्यादा है। ठीक। इसके बाद आती है रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानें जो जो बदल अपना रूप रंग बदल देती है लेकिन वो टूटती नहीं है। तो बिना अपक्षय और अपर्दन के जो विभिन्न भौतिक कारकों और रासायनिक कारकों की वजह से अपना रूप रंग बदल देती है, अपना गुणधर्म बदल देती है, उन चट्टानों को बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। है ना। इस तरीके से निर्मित होती है। देखो ये तीन चट्टान होती है। अब सबसे पहले अवसाद चट्टान है। मैग वही मैंने जो कहानी बताई वही है कि मैग्मा से निर्मित होती है। प्राथमिक चट्टानें होती है, इन्हें दो प्रकार की बोलते हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। तो बाहर आकर एक आकृति बनती है उसको बाह्यवेदी। और जहां से मैग्मा निकल के आता है उसको बोलते हैं अंतर्वेदी। ठीक है। और तेजी से ठंडा हो जाता है, आगे चट्टानों का निर्माण हो जाता है। अब इनकी संरचना में बेसाल्ट, दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। आंतरिक चट्टानें बेसिकली ग्रेनाइट से बनी होती है। ध्यान रखना, बाह्य चट्टानें बेसाल्ट से बनी होती है, आंतरिक चट्टानें ग्रेनाइट से बनी होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद ये लुढ़कती है तो अवसाद बनते हैं। तो उनसे बोलते हैं अपसादी चट्टान। ये रूप कायांत चट्टान नहीं, सॉरी, इसको रूप अपसादी चट्टान बोलते हैं, मैं गलत बोल दिया। अपसादी चट्टान। दूसरी चट्टान आती है अपसादी चट्टान। अपसादी चट्टानें बनेगी किससे? अपर्दन अपक्ष से। अब अपर्दन अपक्ष से बनी तो उसमें जीवाश्म पाए जाएंगे। फिर इसके बाद होती है इसका कायांत चट्टानें। तीन चट्टान, आग्नेय, अपसादी और कायांत। जो मैंने पूरी घटना बताई वो अपसादियों के बारे में थी कि कैसे चट्टानें टूटती है, बह करके आती है, उसे बोलते हैं। और तीसरी होती है आपकी कायांत चट्टानें, जो रंग रूप में बदल देती है, उनको बोलते हैं हम कायांत चट्टान। ये चट्टानों का पूरा सेट है। जैसे जैसे मान लो सबसे पहले है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? लावा से। लावा टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, प्रेशर कम था, और बरसात पानी गया, लावा बना। लावा से बनी आग्नेय चट्टान। फिर आग्नेय चट्टानों से बह करके क्या बना? अवसादी चट्टान। और अवसादी चट्टानों से मुख्य रूप से टेम्परेचर ज्यादा और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इसका रंग रूप बदल गया, तो बन गई कायांत चट्टान। ऐसे ही आग्नेय चट्टानों का भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी बदल जाएंगे किसमें? कायांत चट्टानों। और कायांत चट्टानें यदि लावा बनती है तो आग्नेय चट्टानों में, आग्नेय चट्टानें फिर जाती है इसमें, तो इस तरीके से चट्टानें एक दूसरे से निर्भर सकते हैं। इसको बोलते हैं चट्टानी साइकिल। ठीक है। तो इसको बोलते हैं चट्टानी साइकिल। ठीक है। अब आपको तीन चट्टानों में ध्यान रखना, जीवाश्म कहाँ पाए जाएंगे? आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि आग्नेय चट्टानें ज्वालामुखी है, नीचे से उभर के आती। अवसादी चट्टानें, उनमें जीवाश्म पाए जाएंगे। तो मैंने जो चीजें बोली है उनको लिख लेना, तीनों की बेसिक विशेषताएं लिख लेना, बस खत्म। इन्हें हिंदी में इंग्लिश में ये बोलते हैं इग्नियस, सेंडियस और मेलमल। जीवाश्म जो जीव जंतु अपशिष्ट होते हैं उसको जीवाश्म बोलते हैं। बस ये दो चैप्टर खत्म। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चट्टानें क्या है, चट्टानों के प्रकार बताइए और चट्टानों की विशेषताएं बताइए। यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, मेंस का। अगला है पृथ्वी, इसको आगे देखेंगे हम। आज के लिए नहीं, लेकिन देखो इसमें दो तीन चीजें आपको देखनी है। पहले चैप्टर में 5-6 की तरह हमने सीखे, इसमें क्या सीखना है आपको पूरे टॉपिक में? चट्टानें क्या होती है, चट्टानें कितने प्रकार की होती है, और हर प्रकार की चट्टानों की दो दो तीन तीन विशेषताएं क्या होती है, जो प्रीमियम मैथ्स में काम आती है। आज के लिए इतना ही है, इनको कर लीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत, और प्लीज इसके नोट्स मिल जाएंगे, ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप खुद इसको बनाइए अपनी जगह, क्योंकि जितना अच्छी करेंगे आप। तो उसको बहुत अच्छे से, और प्लीज एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, यहीं से पूछे गए हैं। ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीमो आता है, आग्नेय चट्टानों के बारे में पूरा आएगा। इसलिए ध्यान मैंने जो चीज बताई है, आग्नेय चट्टानें टूट जाती है, टूटने से स्थानांतरित होती है, अपसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तब तापमान और दाब के कारण आग्नेय चट्टान बनती है, और अवसादों के कारण कायांत चट्टानें बन जाती है। तो वही चीज एक चक्र मैंने बताया कि कैसे इनका निर्माण होता है। ठीक है। इस चक्र को आपको समझ लेना है, दोबारा बताता हूँ मैं चक्र को, देखो। आग्नेय चट्टान, इससे अपर्दन अपक्ष हुआ, तो इससे आग अपसादी बनी।
अपसादी का टेम्परेचर ज्यादा, प्रेशर दबाव बढ़ी तो कायांतरित बनी, और कायांतरित से फिर मैग्मा बना, और मैग्मा से आग बनी। इसी प्रकार आग्नेय से कायांतरित भी बन सकती है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो गया, प्रेशर बढ़ेगा, तो आग चट्टानें कायांतरित चट्टानों में बदल सकती है। कायांतरित चट्टानें अपसादी चट्टानों में बदल सकती है, क्योंकि इनका भी अपवर्तन पक्ष हो सकता है। और कायांतरित चट्टानें जो मेग्मा निर्मित हो जाएंगी तो आग्नेय चट्टानों में बदल सकती है। इसे बोलते हैं चट्टानी सेल साइकिल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को इन चट्टानों का एक बार एक नाम और पढ़ लेना, कौन कौन चट्टाने का नाम है वो आगे हम बता ही देंगे। लेकिन आज को आपको इतना पता लगना चाहिए चट्टाने क्या क्या है, किस तरीके से। ठीक है, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझो। अगर कोई भी चीज इसमें समझ में नहीं है पूछो, लेकिन किताब से पढ़ो, एक एक लाइन को पढ़ो। मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया, पॉइंट बता दिए, क्या चीजों पर ध्यान देना है वो भी बता दिया, लेकिन आपको किताब को रीडिंग, एक एक पेज को, एक एक लाइन को मारो और उसको नोट डाउन कर लीजिए। जो चीज मैंने बताई उसको नोट डाउन कीजिए, लेकिन रीडिंग एक एक लाइन की बात। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा जल्द लोगों के बीच में शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें और एनसीईआरटी के बैच का आपको फायदा उठाए। डेफिनेटली हिस्ट्री की बहुत शानदार पढ़ाई गई थी, पॉलिटी की 10वीं क्लास तक हो चुकी है, बहुत शानदार उसको कवर किया गया था। साइंस की छठी से लेकर 10वीं किताब हो चुकी है, उसको बहुत साइंस से किया गया। तो दोबारा नए बैच में हम चीजों को रखेंगे, जो लोग इसमें जोड़ेंगे उनको डेफिनेटली फायदा होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।